हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करने वाले हैं वीडियो का पार्ट नंबर 4। की बात है, ये 5th पार्ट, ठीक है ना। और इस पार्ट में जो है हम गवर्नर जनरल एवं वायसराय को करने वाले हैं। इसी से संबंधित गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित एक पार्ट आ चुका है, इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से पीडीएफ बनाई है। एंड ये जो पीडीएफ है, ये घटना चक्र जो बुक है पूर्वावलोकन, ठीक है, उसी का पीडीएफ है, उसी से। और इस पीडीएफ में थ्योरी के साथ साथ मैंने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो अब तक एग्जाम में पूछे गए, उन एमसीक्यू को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपसे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो। ये जो वीडियो है, या यह कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ है यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मई को, जैसा कि आपको पता है 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। उसी सिक को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और इसके साथ यह वीडियो जो है, ये वीडियो बीईओ बीईओ एवं आरओ इन 2 एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपका 100% फ़ायदा हो। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होंगी, ठीक है ना, और केवल काम से संबंधित बातें होंगी। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने ये पूरा कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जाके देख लें, इससे पहले वाली वीडियो है, ठीक। एंड नाउ जो आज है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ी सी थ्योरी के बाद फिर हम एमसीक्यू को पढ़ें, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ कहा गया है, और यहाँ देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने दीवानी और फौजदारी को न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव रखी, एवं इसे सुदृढ़ जो है कॉर्नवालिस ने किया था। सुदृढ़ का मतलब है मजबूत किया था कॉर्नवालिस ने, ठीक है ना। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि 1787 ईस्वी में जिला के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत का न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक। इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है और पॉइंट वाइज लिखा गया है। आगे कहा गया है कि 1790 में और 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों को फौजदारी अदालतों से हटा दिया गया था, ठीक है। और इसके साथ क्या किया गया था कि इनके स्थान पर 4 भ्रमण न्यायालय, 3 बंगाल के, ठीक है ना, उनको यहाँ गठन किया गया था। 3 बंगाल, जिसमें 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। 4 भ्रमण थे, ठीक। 4 भ्रमण न्यायालय थे। भ्रमण न्यायालय का मतलब ऐसे मान लो चलते फिरते न्यायालय, ठीक। 3 न्यायालयों का गठन बंगाल के लिए किया गया था और 1 न्यायालय का गठन जो है बिहार के लिए किया गया था। और इसकी जो अध्यक्ष था वो यूरोपीय व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति था जो यूरोप मूल का था, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ कहा गया है, और आगे कहा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू किया था। और आगे कहा गया है कि कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर इसे कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था। आपको पूरी वीडियो ध्यान से सुनना है, और अगर हो सके तो आपके पास अगर घटना चक्र है तो कोशिश करें आप घटना चक्र है जो पास में खोल के रख लें, ठीक है, जिससे पता चलता रहेगा जो घटना चक्र में क्या कहाँ पे कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं। और कोशिश करें कि उन इंपॉर्टेंट शब्द को आप यहाँ पे अंडरलाइन करते चलें बुक में, ठीक है। इसके बाद आप जो है पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम इस चैनल के नाम से है, टारगेट पीसीएस ओनली, ठीक है, पीसीएस ओनली। आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आराम से मिल जाएगा। 2 चैनल मिलेंगे, एक ग्रुप है और एक है चैनल, ठीक है ना। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप आगे आगे को डिस्कस भी कर सकें आपस में। एंड आगे हम बात करते हैं। यहाँ कहा गया है कि कलेक्टर की न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई थी। और आगे कहा गया है कि कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्तियाँ ही बची थी, ठीक। और इसके बाद थोड़ा और देखते हैं, फिर हम एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों को फौजदारी एवं पुलिस के कार्य भी दिए गए थे। कॉर्नवालिस के बारे में इंपॉर्टेंट कथन है, यहाँ पे कहा गया है। और ये कहा गया है कि बंगाल का गवर्नर जनरल 2 बार रहा था, कौन? कॉर्नवालिस। एक बार रहा था 1786 से 1793 में, और दूसरी बार रहा था 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक, ठीक। इसके बाद मृत्यु हो गई थी 5 अक्टूबर 1805 को इसकी, कॉर्नवालिस की। और इसकी जो मृत्यु हुई थी भारत में हुई थी, और इसका जो कब्र है, ठीक है ना, कब्र भी भारत में ही है। भारत के कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में, गाजीपुर जिला में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है और ये क्वेश्चन बनता है कि किस एकमात्र गवर्नर जनरल की जो कब्र है भारत में है, ठीक है। ये कॉर्नवालिस। देखो, एक ही क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है। कॉर्नवालिस की, इसी के बाद आ सकता है कि कॉर्नवालिस की जो कब्र है भारत के किस जगह पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा।
आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे कहा गया है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, ठीक है। और इसके बाद ये की थी 1798 ईस्वी में। इसके बाद पहला मराठा था सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि बसीन की संधि 1802 दिसंबर में की गई थी। और बसीन की संधि जो है ये अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव, यहाँ द्वितीय लिखा है, के बीच में की गई थी। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली गई थी। और इसके बाद आगे कहा गया है कि पेशवा की रक्षा पुनः पूना में के लिए अंग्रेजों ने 60,000 सैनिक दिए। जो बाजीराव द्वितीय थी इसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली थी, और पेशवा को रक्षा के लिए 60,000 अंग्रेज सैनिक मिले थे, ठीक है। अंग्रेजों ने 60,000 सैनिक दिए थे। और इसके बाद आगे कहा गया है कि बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को जो है 26 लाख वार्षिक रुपये दिए, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, और आगे कहा गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में कहा गया है। इसका जो कार्यकाल है 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि प्रणाली प्रयोग, सहायक संधि का प्रणेता यहाँ पर शायद टुपले था, ठीक। इसके बाद आगे कहा गया है कि जिसे पहली बार अपनी सेना को किराए पर भारतीय राजाओं को दी। यहाँ पे जिसने लिखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा भद्दा होगा, आपको दिख रहा होगा, ब्लर होगा, लेकिन जब आप पीडीएफ लेंगे तो पीडीएफ में बिल्कुल ही क्लीन है, साफ है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। हालांकि थ्योरी काफ़ी है, तो अगर आप चाहें तो खुद भी पीडीएफ से थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद अब हम बात करते हैं एमसीक्यू। ये वाले एमसीक्यू कल कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। एंड नाउ अब हम एमसीक्यू है जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो सारे एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही एमसीक्यू हैं जो आए हुए एग्जाम में हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप सारे क्वेश्चंस को देखना। यहाँ पे कहा गया है कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय क्रियान्वित हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे बना था कि सहायक संधि जो है किसके समय में क्रियान्वित हुई थी, और ये हुई थी वेलेस्ली के समय में। सहायक संधि को होलकर राजाओं ने, इंदौर के होलकर थे, ने स्वीकार नहीं किया था, ठीक है ना। वेलेस्ली ने लागू किया था, और एकमात्र राजा थे इंदौर के होलकर। इन राजाओं ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आगे यहाँ पे कहा गया है कि सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था, किसने किया था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था, ठीक। इसके बाद आगे सहायक संधि को स्वीकार करने का क्रम है, मतलब सबसे पहले किसने किया, उसके बाद किसने किया। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था 1798 से 1802 के बीच, ठीक। इसके बाद मैसूर ने स्वीकार किया था 1799 में। इसके बाद तंजौर ने स्वीकार किया 1799 में। अवध ने स्वीकार किया 1801 में, और पेशवा ने स्वीकार किया 1802 में। इसके बाद बरार के भोंसले ने स्वीकार किया था 1803 में। और आगे सिंधिया ने स्वीकार किया था 1804 में, और जोधपुर, उसके बाद जयपुर, फिर मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। इस प्रकार से बाद में स्वीकार की गई थी सहायक संधि, और ये किसकी थी? वेलेस्ली की, ठीक। एंड नाउ आगे बात करते हैं सहायक संधि का उद्देश्य था। सहायक संधि जो थी इसका उद्देश्य था, ये उद्देश्य था अंग्रेजों की संप्रभुता को स्थापित करना। अंग्रेज चाह रहे थे भारत में कि उन्हीं की चले, ठीक है ना, और उन्हीं का शासन कायम रहे, तो उसी से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद कुछ युद्ध हैं यहाँ पे, और बक्सर का युद्ध है, ये 1764 में है। सहायक संधि है, ये 1798 से 1805 में हुई थी। इसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जहाँ जहाँ आपको EIC लिखा मिले वहाँ इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पढ़ना, ठीक। का एकाधिकार 1833 को हो गया था। और आगे ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 में, ठीक है, 1813 में। आगे आंग्ल नेपाल युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, और नेपाल का मतलब नेपाल देश। तो अंग्रेजों का जो नेपाल के साथ युद्ध हुआ था ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और सुगौली की संधि, ठीक है, सुगौली की संधि है ये हुई थी 1805 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया कि बक्सर का युद्ध है, ये हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध, सॉरी, बक्सर का युद्ध है ये हुआ था हेक्टर मुनरो के समय। और आंग्ल नेपाल युद्ध ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये वेलेस्ली के समय हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये होता हेस्टिंग्स के समय। ये इंपॉर्टेंट युद्ध हैं, आप इनको याद रखना। एंड बाकी पार्ट यहाँ पे आगे बनाते हैं, देखते हैं। और आगे यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है, ये कहा गया है सर टॉमस मुनरो 1802 से 1823। तो जो टॉमस मुनरो था ये 1820 से 27, ठीक है ना।
इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, और आगे कहा गया है तो आगे यहाँ पे कहा गया है कि विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट में कहा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गवर्नर जनरल था, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से समय संबद्ध था, ठीक है ना, और ये हुआ था 1790 से 92 में। इसके बाद ठगों के दमन में कैप्टन सिलीमैन का संबंध था, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सती प्रथा वाला, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सती प्रथा पर पाबंदी जो है विलियम बेंटिक के समय हुई थी 1829 में, ठीक है ना। और इसमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और ये है राजा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RRR के नाम से, राजा राम मोहन राय, ठीक है ना ये। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे 1789 में बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, कब? 1789 ईस्वी में। इसके बाद आगे है कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना, अवध का विलय कर लिया था 1856 ईस्वी में। इसके बाद आगे कहा गया है कि डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को सतारा में 1848 में, जयपुर एवं संबलपुर में 1849 में, 49 में, और इसके बाद आगे बघात में 1850, उदयपुर में 1852, झांसी में 1853, नागपुर में 1854 एवं करौली में 1855 में, और ये कर लिया था। व्यपगत का जो मतलब है इसमें क्या है कि डलहौजी ने इस व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर इन जो इम्पोर्टेंट जो राज्य हैं, क्षेत्र है इंडिया के, इनको अपने जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसमें शामिल कर लिया था। इसके बाद आगे कहा गया है कि सर्वप्रथम सतारा को शामिल किया गया था, ठीक है ना। और आगे कहा गया कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जो था, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे, ठीक। एंड आगे कहा गया है एलन बरो के समय अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था, ठीक है ना। तो ये जो है वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा, ठीक है ना। और आपसे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए सब्जेक्ट की आप टेंशन छोड़ दें। अगर आपने घटना चक्र ली है अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं ली है तो मैं कहूँगा कि आपको घटना चक्र लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ये PDF के नोट्स पढ़ लेने हैं और इसी से आपका काम हो जाएगा। इसके साथ एक और बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर आपने घटना चक्र ली है, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि घटना चक्र के जो नोट्स हैं आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि आपको बने बनाए नोट्स मिलेंगे, तो वहाँ से आप रिवीजन कर लेना मल्टीपल टाइम। और इसके साथ घटना चक्र को कोशिश करें एक बार पढ़ लें, एक रफली पढ़ लें पूरी घटना चक्र को, ठीक है। और इसके साथ जो ये वीडियो है इनको आप आराम से देख लें, डीपली देखें, और इसके साथ वीडियो में बनाए गए जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आप अच्छे से देख लें। विश्वास मानिए आपका 100% घटना चक्र जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। तो आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और भी सारी वीडियो पाने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।